हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्पेसिफिकली उन बच्चों के साथ जिनका कल सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 का रिजल्ट आया बट वो क्लियर नहीं कर पाए। अब ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट हमारा 29 पॉइंट समथिंग परसेंट आया है, मोटा मोटा 30% कहते हैं, तो 70% के बच्चे उस कैटेगरी में आएंगे जो क्लियर नहीं कर पाए। और आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो सिंपल से सिंपल एग्जाम हो स्कूल टाइम का या एक सीए जैसा एग्जामिनेशन हो, जब आप फेल होते हैं तो नेचुरल सी बात है, आपने एफर्ट डाला है, आपको दुख तो होता ही है। और ये एक तो दिक्कत ये है कि मेरा एफर्ट डाला, मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि लाइफ में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सीए फाउंडेशन में क्लियर नहीं कर पाते, उन्होंने लाइफ में शायद पहली बार फेलियर देखा होता है। स्कूल टाइम वगैरह के अंदर तो कभी फेल हुए नहीं होते, तो पहला फेलियर जो होता है वो एक झटके के रूप में आता है। और ये प्रॉब्लम डबल उस बेसिस पे हो जाती है जब आप अपने आसपास के बच्चों को, जिनके साथ कल तक आप क्लास अटेंड करते थे, जो आपके सेम लेवल पे थे, अगर वो क्लियर कर जाएं तो ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे इमोशंस, वो सारी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा और उनसे कैसे बाहर निकल के आप अपने अगले अटेम्प्ट जून 2023 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। डिटेल स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, आपके दिमाग में इस समय जो भी चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगी। तो वीडियो थोड़ी सी बेशक लंबी हो, मगर वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप फिर से उस माइंड फ्रेम से बाहर निकल के आगे जाकर प्रिपरेशन कर सकें। सबसे पहली चीज मैं ये डिस्कस करूंगा, बिफोर टेलिंग यू व्हाट टू डू, आई विल टेल यू थिंग्स यू विच यू शुड नॉट डू। कुछ ऐसी चीजें जो आप में से काफी बच्चे कर रहे होंगे इस समय, बट जो करना बहुत हानिकारक है। देखो, जब भी रिजल्ट क्लियर नहीं होता, पॉजिटिव नहीं आता, तो हमेशा मुझे दो तरह के बच्चे मिलते हैं जो अक्सर ऐसा करते हैं। एक तरह के बच्चे वो होते हैं जो कहीं ना एक डिनाइल मोड में होते हैं, डिनाइल बोल लो, या वो एक ऐसे फेज में होते हैं जिसको मैं बोलता हूं द फेज ऑफ ब्लेम गेम। अब यहां पर आप टिपिकली क्या करेंगे, जैसे एक बच्चा क्लियर नहीं कर पाता, वो बाहर की दुनिया को जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करता है कि अपना क्लियर ना करने के ब्लेम को किसी ना किसी और चीज पर, किसी ना किसी हालात पर, सर्कमस्टेंस पर, या किसी इंसान पर डाल दे। आप अपने मन ही मन आसपास लोगों को बोल रहे होगे, अपने मन में अपने आप को तसल्ली दे रहे होगे कि मैं इसलिए क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि यार नवंबर के महीने में ना मेरे फैमिली में उस बंदे की शादी थी, मेरा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, इस वजह से मैं दिसंबर में पेपर नहीं दे पाया। या आप कोई अपना इवेंट हुआ होगा फैमिली में, अपनी आपकी लाइफ में, उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे। या बेस्ट तरीका है, आप सीधा बोलोगे इंस्टीट्यूट ने चेकिंग बेकार करी है इसलिए मुझे क्लियर नहीं करा, या जिससे आपने क्लासेस ली हैं, जो आपके टीचर रह चुके हैं, आप उन पे ब्लेम डाल दोगे कि अरे यार उन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं, वो ढंग से पढ़ाते होते, मैंने अगर उस टीचर से क्लास ली होती, मैंने उस टीचर से पढ़ा होता तो मैं पास हो जाता। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहली चीज तो ये जो ब्लेम गेम है ना, देखो दुनिया को तसल्ली देने के लिए आप जो मर्जी करो, हो सकता है आपको अपनी फैमिली प्रेशर, फैमिली को समझाने के लिए ये ब्लेम गेम करनी पड़ रही हो, बट डीप इनसाइड अपने आप से सच बोलो। अपने आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं क्लियर नहीं कर रहा, अगर 30% बच्चे क्लियर कर गए और मैं 70% कैटेगरी में हूं, तो फंडामेंटली मैंने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, कहीं ना कहीं मुझसे कोई कमी रह गई होगी जिसको मुझे इंप्रूव करना है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे मनी मन में, और ये एक्सेप्टेंस आपको किसी के सामने जाकर नहीं करनी, दुनिया को तो हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, डीप इनसाइड खुद ही एक्सेप्टेंस लो, क्योंकि जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं लोगे, जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे हमने कोई गलती करी है, इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप आ ही नहीं सकता। तो पहली चीज तो ये करो। अच्छा, दूसरे सेट ऑफ बच्चे कंप्लीटली उल्टे होते हैं। दूसरे सेट ऑफ बच्चे ये होते हैं, बजाय दुनिया को ब्लेम करने के, वो सेल्फ पिटी मोड में आ जाते हैं। सेल्फ पिटी मोड में मतलब उनको ऐसा लगने लगता है यार मैं तो सीए करने के लिए बना ही नहीं हूं, मुझे तो सीए कोर्स ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे आप क्लियर नहीं कर पाते, आपके दिमाग में वो सारे नेगेटिव लोगों का ख्याल आता है, सारे वो लोगों का ख्याल आता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या जो भी हो, जिनको सोच के आपको डर लगता है यार वो मेरे पे हंसेंगे। देखो उस बंदे ने पहले बोला था मेरी बस की सीए नहीं है, मैं फिर भी चला गया, देखो अब वो बंदा क्या बोलेगा। आपको उन लोगों का ख्याल आने लगता है जो अपने आसपास बैठा करते थे, अब मैं उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा। एंड अल्टीमेटली इस फेज में आकर आप कई बार सीए छोड़ने जितना स्टेप ले लेते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, हो सकता है आपकी लाइफ का यह पहला फेलियर हो, बट लेट मी टेल यू, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। क्या लगता है आपको, अगर आप सीए फाउंडेशन में क्लियर कर जाते, इंटर में कर जाते, फाइनल में क्लियर भी कर जाते, क्या लाइफ में कभी फेलियर ना देखना पड़ता? एवरीवन, मैं सीए में करते समय बेशक फेल नहीं हुआ, सीए करने के बाद बहुत बार फेल हुआ हूं, अभी भी बहुत बार ऐसा होता है, पूरी मेहनत करके कुछ चीज करते हैं, फेल हो जाते हैं उसमें। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको खुश होना चाहिए कि आपने फेलियर की एक झलक
यंग एज में देख ली, 18-19 साल की एज में देख ली। और रहा सवाल दूसरा कि सर मुझे, मैं सीए के लिए बना नहीं हूं, मुझे सीए छोड़ देनी चाहिए, नहीं, आप डीपली इनसाइड अपने साथ बैठो और डिस्कस करो कि क्या मेरे अंदर कुछ गलतियां थी जिनको मैं इंप्रूव कर सकता हूं, और अगर मैं उन गलतियों को इंप्रूव कर सकता हूं तो ये इशू तो आया ही नहीं ना, मैं सीए के लिए बनाऊं या नहीं बना। और उनके बारे में तो बिल्कुल सोचो ही मत जिनसे आपको शर्म आ रही है, जिनके बारे में आपको ऐसा लग रहा है मैं उनको शक्ल कैसे दिखाऊंगा। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, यू आर आंसरेबल ओनली एंड ओनली टू योरसेल्फ एंड योर वेरी क्लोज्ड पीपल। एंड हर बच्चे ने जब सीए शुरू करी होती है ना, उसके दिमाग में कोई ना कोई एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको ध्यान में रखकर उसने सीए शुरू करी होती है। तो जब भी जिंदगी में डामाडोल हो, जब भी ऐसा लगे कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे बस का नहीं है, सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव, सिर्फ उस चीज के बारे में सोचो जिसकी वजह से तुमने ये शुरू करा था। अगर वो ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर है तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी दिक्कत आएगी। तो ये दोनों स्टेज के बच्चे हैं जो जो ब्लेम गेम कर रहे हैं या जो सेल्फ पिटी मोड में आ गए हैं। पहली चीज तो आपको इन दोनों मोड से बाहर जाना पड़ेगा, आपको रियलिस्टिक मोड में आना पड़ेगा जहां पर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच रहे हो। सेकंड चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये है, आपको अगला स्टेप करना पड़ेगा सेल्फ एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन। देखो भाई, बात सिंपल सी है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप उसको को दवाई दे दो। आप, मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मैं फेल हो गया, बताओ मैं क्या करूं। भाई जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी क्या दवाई दी जा सकती है? क्या जब तक आप सिम्टम्स नहीं बताओगे और हम उसकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं कर लेंगे, क्या आपका इलाज चालू हो सकता है? द आंसर इज नो। तो अगला स्टेप जो आपको करना है ना, सेल्फ वर्ड मैंने बहुत बोल्ड में लिखा है, खुद करना पड़ेगा। देखो मैं जैसे बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है वो आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप वो पर्सन हो जिसने प्रिपरेशन करी है, आप वो पर्सन हो जो पेपर में बैठ के आया। तो ये सेल्फ एनालिसिस के लिए ना आपको अपने से पूछना पड़ेगा कि क्या मेरे सिलेबस मैं पूरा कवर करके गया था या नहीं कवर करके गया था। ऐसा तो नहीं मैं आधे ज्यादा सिलेबस ही खत्म करके छोड़ के चला गया था। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 11-12 से आदत होती है कि सारा 100% सिलेबस थोड़ा कवर करके जाना होता है। 60-70% सिलेबस कवर करो, 30-40 तो भगवान भरोसे होता है। क्या आप इस तरीके से, इस माइंडसेट से गए थे एग्जाम में, तो आपको पता है प्रॉब्लम कहां पर है, आपने सिलेबस ही कवर नहीं किया। दूसरी चीज, क्या आपने जब सिलेबस कवर किया था आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी भी सही या नहीं थी? ऐसा तो नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए थे, क्योंकि अगेन बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं भाड़ में गई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हम तो पढ़ेंगे रटेंगे और लिख के आ जाएंगे, 12वीं क्लास तक ऐसे करते आए, पास हो गए, आगे भी कर लेंगे। ऐसा नहीं चल पाएगा। तो आपको अपने आप को खुद पूछना है कि क्या जो मैं पढ़ के गया था वो मुझे क्लियर था, या ऐसा तो नहीं मैं आखिरी आखिरी में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के, आधे बच्चे तो सिर्फ मैराथन देखते हैं, मैराथन के सारे चले जाते हैं। क्या आप उस कैटेगरी में हो या नहीं? थर्ड चीज आपको पूछना है, नहीं सर मैंने सिलेबस कवर किया था, मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी। अगला सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्या आपने प्रैक्टिस करी थी या नहीं करी थी? बहुत बच्चों को मैंने देखा इस बार वो लॉ के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। जितने भी बच्चे मैंने पैन इंडिया देखे जो लॉ के अंदर मार्क्स कम आए, तो आपको अपने आप से पूछना है, क्या आपने लॉ के क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस करे थे? लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहली बार आपके फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस होता है। उसके अंदर नो डाउट आप सबको पता है कि समझते समय लॉ में कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से सुनते हैं, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, बट मार्क्स नहीं आते यार। क्यों नहीं आते मार्क्स? क्योंकि आपको आंसर लिखते समय एक पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है। आपके दिमाग में आंसर है बट उसको कागज पे उतारना पड़ता है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपके मैथ्स में कम आए हैं क्वेश्चन, मार्क्स कम आए हैं, क्या आपने प्रैक्टिस करी, आपने कोशिश करी अपनी स्पीड बढ़ाने की? आधे से ज्यादा बच्चों का मैथ्स का पेपर छूट जाता है। तो लॉ, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इवन इकोनॉमिक्स, आपने अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे तो आपको अपनी कमी पता होनी चाहिए। तो ये सारी कमियां आपको अपने आप से खुद पूछनी है। आपकी बीमारी क्या है? सिलेबस कवर ना करना, कॉन्सेप्ट की वीकनेस होना, प्रैक्टिस होना, या फिर आप कैसे लास्ट में एक दिक्कत हो सकती है, सब कुछ ठीक था, लास्ट में रिवीजन नहीं करी बस हमने, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी में कमी थी। तो ये कमी ढूंढो, पता करो ये कमी कैसे है। और इस चीज को करते समय ना मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए ना, आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा लो। आज की डेट में, मतलब आज से 5-10, मतलब 10 साल पहले तो ये ऑप्शन ही नहीं होता था बच्चों के पास कि अपनी कॉपीज मंगवा लें। आज आपके पास ऑप्शन है, आरटीआई रूट के थ्रू या आईसीआई के रूट के थ्रू आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाइए और सर्टिफाइड कॉपीज में देखिए। देखो बहुत बार क्या होता है, आप ना अपने मन गढ़ंत बना के बैठे होते हो, मेरा पेपर तो अच्छा हुआ है, शायद आईसीआई ने फेल कर दिया होगा, आईसीआई तो करता ही ऐसे है, सबको फेल कर देता है। जब आपकी सर्टिफाइड कॉपी आपके सामने होती है ना, और उधर से सजेस्टेड आंसर होता है, थोड़े दिन में सजेस्टेड आंसर भी आईसीआई निकाल देगा, तो जब आप कंपेयर करते हो तो पूरा ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है।
मैं अगेन बोल रहा हूं, दुनिया को झूठ बोलने के लिए जो बोलना है बोल लो, अपने आप से झूठ मत बोलो। तो सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाओ, वो आईना देखो और उसके थ्रू पता लगेगा कि मेरी कमी क्या है। जब तक ये कमी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। फिर से आप कहो कि मैं वही बस्ता लेके निकल पड़ूंगा बाहर किसी कोचिंग के अंदर और फिर जाके ट्राई करूंगा, फिर से वही गलतियां करूंगा, बिलीव मी रिजल्ट भी वैसे का वैसा होगा। कमी को एनालाइज करो, बहुत जरूरी है। चलिए सर, ये कर लिया, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है, वंस यू हैव डिटेक्टेड योर वीकनेसेस, देन यू हैव टू फाइंड योर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द वीकनेस। जो बीमारी है उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। अब सर अलग अलग बीमारियां एक बार डिस्कस करो हमारे साथ। सबसे पहली चीज मैंने आपको बोली, अगर आपने सिलेबस ही पूरी तरह से कवर नहीं किया था, सिलेक्टिव स्टडी आप करके गए थे, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां पर मुझे कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है मेरे अंदर, तो इस पर्टिकुलर केस में तो बात बड़ी सिंपल सी है, आपको फिर से उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंड ये वो केस है जहां पर अगर आपको लगता है आपको क्लासेस का सहारा लेना है, तो लो। लास्ट टाइम क्लासेस नहीं ले पाए थे, ली थी, ढंग से कवर नहीं कर पाए थे, मौज मस्ती मारी थी, तो ये जब तक क्लैरिटी, जब तक इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं करोगे ना, तब तक आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं क्लासेस लूं या सेल्फ स्टडी करूं। उसका आंसर बड़ा सिंपल है, अगर तुम्हारी रिविजन में कमी रह गई थी तो सेल्फ स्टडी करो। इफ योर प्रॉब्लम वॉज ओनली एंड ओनली कि प्रैक्टिस करना रह गया था सर, क्लैरिटी पूरी है, बस प्रैक्टिस करनी थी, या ढंग से ना पिछली बार रिवाइज नहीं कर पाए, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इस केस में तो भाई सीधी सी बात है, आप चुपचाप क्या करो, सेल्फ स्टडी करो। हद से हद आप क्या करो, रिवीजन मैराथन हमारे चैनल पे पढ़े हैं, उनको फॉलो करो और रिवाइज करो। बट अगर आपकी दिक्कत यहां पर है, कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, उस केस में मैं बड़ा फ्रैंक आंसर दे रहा हूं आपको, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए क्लासेस लेनी पड़े। क्लियर है वाली चीज? क्लासेस के लिए मैं आपको वैसे बता देता हूं, हमारा एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 13 फरवरी से, जो कि हम स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रीअपीयर वाले हैं। पूरा सिलेबस डिटेल में कवर कर रहे हैं और उसके अंदर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। जितनी हमारी फीस है ना, उसका 50% डिस्काउंट दे रहे हैं फुल बैच के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फास्ट ट्रैक बैच, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल बैच जो डेली आपकी 3-3 क्लास लगेगी और कवर कराएगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे जो नंबर दिया हुआ है उसे कॉल करके वहां पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बैच तभी लेना जब अगर आपको स्टेप नंबर 2 में लग रहा है कि मेरी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है और मेरे जो सिलेबस है मैं ढंग से कवर अप ही करके नहीं गया था। अगर यहां पे कमी है तो सेल्फ स्टडी का कोई सॉल्यूशन, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लास्ट स्टेप, अगर आपने ये सारा कुछ डिसाइड कर लिया कि मेरी कमी क्या और मैंने तैयारी कैसे करनी है, नेक्स्ट चीज आपको डिसाइड करनी है अपने स्टडी रिसोर्सेस। मैं आपको कहूंगा कि अगर प्राइमरीली आपको लगता है लास्ट टाइम जहां से भी आपने पढ़ा था वो बुक अच्छी थी, उसने सारा सिलेबस कवर कर रखा था आईसीआई स्टडी मटेरियल का, और उसके अंदर सफिशिएंट प्रैक्टिस हो रही थी, तो बुक बदलने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार मैंने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करे, तो अब आपको ढंग से इंश्योर करना है कि आप ना सिर्फ स्टडी मेट के क्वेश्चन, पहली चीज तो ये है स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर अप होने चाहिए उस मटेरियल के अंदर जहां से भी आप पढ़ रहे हो। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको, इकोनॉमिक्स के और मैथमेटिक्स के मैं मानता हूं पास्ट ईयर के पेपर नहीं मिलते, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप कवर अप कर पा रहे हो या नहीं, जो टाइम एंड अगेन आरटीपी और एमटीपीज आती हैं ये कवर कर पा रहे हो नहीं, ये सब अगर आप बिलीव मी कवर करके जाओगे, आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। आपके पेपर जून में स्टार्ट हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 22 या 21 जून से स्टार्ट है, तो आज से अगर मैं गिनूं तो मार्च अप्रैल मई जून, आपके 4 महीने तो पूरे पूरे हो गए और फरवरी के भी कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग में बैठे हैं, तो आपके पास इस समय कितना टाइम है ये सब करने के लिए। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप ये सारी चीजें कवर करके जाएंगे। एंड एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बुक से पढ़ रहा हूं, इस मटेरियल से पढ़ रहा हूं, तो बिलीव मी उसको फिर बस उसी के पीछे पड़े जाना है आपने और उसी को ही बेस बना के चलना है। ये नहीं है, इंफॉर्मेशन का इतना ओवरफ्लो है कि हम रोज टेलीग्राम पे कोई नई फाइल मिल जाती है, रोज इंस्टाग्राम पे कोई नए नोट्स मिल जाते हैं, रोज यूट्यूब चैनल पे कुछ नया मिल जाता है। भटकते नहीं रहना कि यहां से उठा ले यहां से उठा ले, एक बार डिसाइड कर लिया दैट्स इट। बट वो जो डिसीजन लेना है कि कहां से पढ़ना है, उस समय थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज है आपकी स्ट्रैटेजी। अगले 4 महीने तक जो स्ट्रैटेजी बनानी है, अगले 4 महीने जो स्ट्रैटेजी बनानी है ना, उसके लिए सबसे पहले तो क्या क्या चीजें देखनी है मैंने आपको बता दिया। स्ट्रैटेजी के लिए आपको पहले तो चेक करना है रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए कि मेरी कमी क्या है। अगर सब्जेक्ट्स में कमी है, कॉन्सेप्ट में कमी है, फिर तो आप सब उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अगर रिवीजन में कमी है तो सेल्फ स्टडी करने बैठ जाइए। तो एक सेट रिवीजन स्ट्रैटेजी में सबके लिए नहीं बना सकता। जैसे एक डॉक्टर एक दवाई सबको नहीं दे सकता, सबको अलग अलग दवाई, तो सेम वे में मैं कहूं एक स्ट्रैटेजी बना दूं सब फॉलो कर लो, नहीं। आपको डिसाइड करना है कि कमी क्या, उस तरह से। अगर आपको
सब्जेक्ट की सिलेबस में कवर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है, तो फरवरी मार्च अप्रैल का समय आप यूज करो उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को कवर अप करने के लिए। रिवीजन करना मेरे हिसाब से अप्रैल और मई के महीने, अप्रैल और मई को उसके लिए डेवोट करना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, आप पहले, आपको कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है तो आज से रिवीजन चालू करो, और आज से मेक श्योर कि आप एग्जाम से पहले तक कम से कम 3 से 4 रिवीजन कर लो। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन सी स्टेज पर, उस तरह से डिसीजन बनाना है। नेक्स्ट चीज, क्या सर हमारे सिलेबस में, सॉरी जून 2020 में कोई सिलेबस में चेंज आया है? सर हमने सुना है आजकल ये बहुत सारी बातें चल रही है, नया कोर्स नया सिलेबस, क्या हमारे पे एप्लीकेबल है? निश्चिंत हो जाओ, आईसीआई जो मर्जी करे, तुम्हारे जून के सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, एब्सोल्युटली नो चेंज। दिसंबर के मुकाबले जून में सारा सिलेबस सेम है, कोई न्यू कोर्स न्यू सिलेबस आप पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो बस पढ़ने पे ध्यान दो, ये सारी इधर उधर की जो बातें हैं वो नवंबर दिसंबर वालों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। नेक्स्ट चीज, सिलेक्टिव स्टडी अप्रोच को इस बार गलती से भी मत करना। जो ये होता है ना 80% कर लेंगे, 70% कर लेंगे, इंपॉर्टेंट बता दो, एबीसी एनालिसिस में ए और बी कर लेंगे, सी को छोड़ देंगे, यही हरकतों की चक्कर में ही हम फेल हुए हैं। इस बार ये नहीं करके जाना। और फाउंडेशन का भाई जितना मर्जी बोल लो, इतना सा सिलेबस है, अभी तो बहुत आगे आगे और बहुत सिलेबस देखेंगे इंटर और फाइनल के अंदर। इंटर के अंदर मैं बताऊं, मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूं, मेरा टैक्सेशन का सिलेबस ही अगर मैं उठा लूं ना, वो आपके 3 सब्जेक्ट कवर कर लेगा कम से कम फाउंडेशन की, इतना सिलेबस है। तो फाउंडेशन का इतना सा सिलेबस है। ये सिलेक्टिव अप्रोच है ना जो आपने स्कूल के अंदर 12-13 साल के अंदर डेवलप करी है, कि पूरा सिलेबस कवर करके नहीं जाना होता, इस चीज को निकाल दो दिमाग से। सिलेबस कवर करके जाना, मैं कह रहा हूं 100% नहीं कर सकते, 95% करके जाना है। 5% मैं मानता हूं हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो दिमाग खराब करते हैं, छोड़ दो 5%। 95% सिलेबस कवर करके जाना है। आज मेरे को वादा करो और कमेंट सेक्शन में वादा करो कि हाँ सर हम इस बार टॉपिक छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चीज, आपने आपसे पूछना है क्या प्रैक्टिस करी थी या नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी तो इस बार प्रैक्टिस करनी है। लॉ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साहिल सर का क्वेश्चन बैंक है, आप वो कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम में एक्स्ट्रा दिए थे, इस बार फिर से मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। उसके लिए हमारा सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको रिसोर्सेज मिलते चले जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं, जैसे लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज हुई थी, इस बार भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी, इस बार भी मैराथन किए जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस करवाने का जिम्मा हमारा, ठीक है जी। फिर सर मेरे को कुछ भी याद नहीं है इस समय, मैं कहां से स्टार्ट करूं? तो मैंने आपको बोला कॉन्सेप्चुअली की दिक्कत है, तो फिर तो अब मैंने आपको क्लासेस के बारे में बता दिया। अगर आपको लगता है नहीं कॉन्सेप्चुअल की दिक्कत नहीं है, मुझे रिवीजन स्टार्ट करनी है, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग मैराथन्स हैं आप उनको स्टार्ट करो, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देखकर स्टार्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को चालू करिए किसी तरह से, ठीक है जी। लास्ट में सर मुझे कितनी रिवीजन टारगेट करनी चाहिए? आई ऑलवेज से इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ रिवीजन। ये मत सोचो कि तुम इस क्लियर इसलिए नहीं कर पाए तुमने 4 बार रिवाइज नहीं किया। देखो सर रैंक 1 का ना इंटरव्यू सुना था, उसने कहा था 5 बार रिवीजन करनी चाहिए, मैं 5 बार रिवीजन नहीं कर पाया इसलिए मैं फेल हो गया, बिल्कुल बकवास। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ रिवीजन, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिवीजन। हो सकते हैं कुछ टॉपिक इतने कॉम्प्लिकेटेड हो, इतने मुश्किल हो, जिनको 3 बार 4 बार रिवाइज करना पड़े। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हो 2 बार रिवाइज करो मोर देन सफिशिएंट है। तो यू हैव टू सी कि क्या आप कवर सारा कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे, डिटेल में कर रहे हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन याद कर रहे हो या नहीं कर रहे, कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, उसका कोई क्राइटेरिया, कोई सेट क्राइटेरिया नहीं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो मेरे को आमतौर पे जो डाउट के रूप में आ रही थी वो मैं एड्रेस कर पाया। कोई और क्वेरी रह गई हो, कुछ और पूछना चाहते हो, ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, नीचे एक नंबर दे रखा है सीमा मैम का, आप ऊपर इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं जवाब दूंगा। और ऐसी कोई क्वेरी है बैच से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड, नीचे दिए गए नंबर पे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते रहेंगे आगे वीडियो में, आपसे आपके साथ जून तक टच में रहेंगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।